हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये जो लाइन है आज के हमारे टॉपिक के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। सर क्लास 11 तो बर्बाद हो गया, क्या करें? ठीक है, क्या रिकवरी किया जा सकता है? क्लास 11 जो है हम लोगों ने उस लेवल पे नहीं पढ़ा। क्लास 11 जो है सर हमारा हर चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। चैप्टर्स कंप्लीट तो हुए हैं पर अधूरे अधूरे लग रहे हैं, लग रहा है कि थोड़ा सा भूल गया। ठीक है, क्या क्लास 12 के साथ साथ क्लास 11 को कवर किया जा सकता है? तो इसका आंसर है यस। देखिए हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं, हम बात करें अगर तो ठीक है, ऐसा बहुत सारा मतलब जो स्टूडेंट्स क्लास 12 के साथ साथ नीट या जेई क्रैक करते हैं, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ठीक है जिनका क्लास 11 बर्बाद हो चुका था। अगर कोई क्लास 12 के साथ साथ नीट क्रैक करता है तो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट का क्लास 11 जो है क्लास 11 में कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। मैं कुछ स्टूडेंट्स का एग्जांपल दूंगा। ठीक है, लास्ट ईयर का ही मेरा एक स्टूडेंट था, नीट का बात कर रहा हूँ मैं, उसका स्कोर था 570 के आसपास। क्लास 12 के साथ साथ उसने क्लास 11 उसका बर्बाद था, लेकिन क्लास 12 में ठीक है क्लास 12 में उसने क्लास 12 का भी पढ़ाई किया था और क्लास 11 का जो सिलेबस था उसको भी कवर अप किया था। ठीक है, आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ठीक है आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आप देखिए अगर आप सीरियस स्टडी कर रहे हैं तो सीरियस स्टडी अगर आप करते हैं तो 1 मिनट देखिए, अगर आप क्लास 11 आपका खत्म होने वाला है और क्लास 12 आते आते अगर आप सीरियस हो गए हैं ठीक है, तो लास्ट के अगर मान लो क्लास 11 के लास्ट 3-4 महीने से आप सीरियस हुए हैं, क्योंकि क्लास 10 से क्लास 11 के बीच में बहुत बड़ा जंप होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है रियलाइजेशन भी नहीं कर पाते हैं कि सर हमारा स्पीड कितना होना चाहिए। ठीक है, स्पीड एक्यूरेसी क्या होना चाहिए जिससे सिलेबस खत्म हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है आप क्लास 10 से जब क्लास 11 में जा रहे हो तो आप मान के चलो कि आपका क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट, ये जो सिलेबस है ना इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 कर दो तो वो क्लास 11 का सिलेबस उतना बड़ा है। तो होता है ये चीज़, सबके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो एक्चुअल में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ पे टीचर जो हैं वो भी सिलेबस ख़त्म नहीं करवा पाते या बहुत एंड तक आके सिलेबस ख़त्म करते हैं। तो बच्चा जब पहली बार पढ़ता है तो वो उतना एफिशिएंसी से उस चैप्टर को ख़त्म नहीं कर पाता, या बच्चे जो है स्टार्टिंग के चैप्टर्स में क्वेश्चन आंसर स्किप कर देते हैं तो उनका उतना अच्छा एफिशिएंसी जो है क्लास 11 के स्टार्टिंग चैप्टर्स में नहीं आ पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत जगह पे टीचर की भी गलती है। ठीक है, टीचर भी बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो उनको, जैसे बायोलॉजी या केमिस्ट्री की बात करें हम तो वहाँ पे एनसीईआरटी ओरिएंटेड सिलेबस जो है वो वही नीट में आता है, जबकि हम अगर बहुत इधर उधर का चीज़ पढ़ा रहे, बच्चा जो है आउटसाइड चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करने लगता है, उसको आइडिया ही नहीं होता। मैंने भी देखा है मेरे भी इंस्टीट्यूट में, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स ऐसे पढ़ाते थे लास्ट ईयर जहाँ पे मैं पढ़ाता था। तो यहाँ पे सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सीरियस हो गए, ठीक है, तो एक न्यूटन का एक लॉ था, सॉरी आइंस्टीन एक बात बोलता था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि अगर मान लो आप टाइम टी में, ठीक है, एक्स सिलेबस खत्म करते हो, मतलब का मतलब क्या है, टाइम टी का मतलब मान लो फॉर एग्जांपल 3 मंथ। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब है कि अगर आप 3 महीने में मान के चलो कि आप एक्स सिलेबस खत्म कर रहे हो तो ठीक है, अगले टी टाइम में मतलब 3 मंथ्स में, अगले 3 मंथ में, ठीक है, अगले 3 मंथ में अगर आप फोकस्ड होकर स्टडी कर रहे हो, जैसे जैसे आपने क्लास 10 से 11th में स्विच किया तो आपका एफिशिएंसी जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ, वैसे ही जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे ना, क्लास 12 के स्टार्टिंग में रहोगे, फिर क्लास 12 के अगले 3 महीने, फिर उसके अगले 3 महीने, क्योंकि आपके पास टोटल 11 से 12 महीने अब टाइम बचे हुए हैं। ठीक है, 11 से 12 महीने टाइम बचा हुआ है। तो अगर आप 3 मंथ में एक्स सिलेबस खत्म करते थे, लेकिन आप जो है दिन में डेली 12 घंटे जो है 11-12 घंटे, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, या एटलीस्ट अगर आपका 6-7 घंटे क्लास चलता है तो एटलीस्ट 9 आवर, ठीक है, 9 आवर टू 10 आवर्स
आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप जो है पहले 3 मंथ में अगर एक्स सिलेबस खत्म करते थे तो अगले 3 महीने में अब आपकी एफिशिएंसी बढ़ के 2x हो जाएगी। अगले 3 मंथ में आपकी एफिशिएंसी जो है वो 3x हो जाएगी, 4x हो जाएगी। इसका बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब ये है कि पहले 3 महीने में आप जितना सिलेबस खत्म करते थे अगले 3 महीने में आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो आप क्लास 12 के साथ साथ 11 के सिलेबस भी खत्म कर सकते हो। कैसे, मैं वो आपको समझा रहा हूँ। उसके अगले 3 महीने में ठीक है आप 3x सिलेबस कवर कर सकते हो। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है। अगर आप फोकस्ड होकर सेल्फ स्टडी करते हैं, दिन में 8, 9, 10 घंटे आप सेल्फ स्टडी करते हैं, 5-6 घंटा आप जो है वो आपके कोचिंग्स में या स्कूल्स में टाइम देते हैं, तो आप अगर दिन में 15-16 घंटा स्टडी कर रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो आप क्लास 11 के साथ साथ क्लास 12 के साथ साथ क्लास 11 का भी सिलेबस खत्म कर सकते हो। देखो मैं आपको सीक्वेंशियली बता रहा हूँ। क्लास 11 जो है और 12 जो है, इसके लिए आपके पास टोटल अभी से मान के चलो कि क्लास 12 आपका स्टार्ट हो गया, 11 से 12 महीने हैं आपके पास। ठीक है, आपको क्लास 12 का तो पढ़ना ही है सर, साथ साथ क्लास 11 कैसे कवर करें। तो क्लास 12 जो है आप मान के चलो, ठीक है, आप जो है कोचिंग करते हो, वहाँ पे 6 घंटे आपके जाते हैं और 6 घंटे आपको 6 से 7 घंटे जो है आपको क्लास 12 के लिए देना है। ठीक है, ये एकदम मस्ट है, कंपलसरी है, क्योंकि 3 घंटे आप जाके घर में रिवीजन करोगे आज के टॉपिक्स, 2-3 घंटे आपको प्रीवियस टॉपिक्स भी पढ़ने होंगे कि क्लास 12 में सर जो जो चैप्टर होता जा रहा है उसको भी कवर अप करना पड़ता है, रिवीजन भी करना पड़ता है, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करना पड़ता है। तो इसको अगर हम ठीक है वो मोटा मोटी पकड़ के दे 6-7 घंटा आपका लगेगा। फिर आते हैं क्लास 11 के ऊपर में। तो क्लास 11 जो है ये कैसे कवर अप करे सर? तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको टोटल अगर 8 to 9 आवर्स आप सेल्फ स्टडी करते हैं, जिनका क्लास 11 हो गया है मान लो वो 6 घंटे सेल्फ स्टडी करके भी वो अच्छे रैंक ठीक है वो ला सकते हैं। लेकिन ठीक है आपका 11th अगर थोड़ा सा खराब हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, लेकिन सर हम पजल्ड हो गए हैं कि अब समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ प्रॉब्लम है, किस चैप्टर में प्रॉब्लम है, कहाँ से स्टार्ट करें। वो मैं आपको सीक्वेंशियली बताता हूँ आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल कोई स्टूडेंट 6 घंटा पढ़ रहा है तो आपको 2-3 घंटे एक्स्ट्रा देने होंगे, 8-9 घंटा आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये 2-3 घंटा आप कहाँ पे देंगे? ये 2-3 घंटे जो है आप क्लास 11 में दोगे। ठीक है, ये 3 आवर्स जो है आप क्लास 11 में दोगे। ठीक है, क्या करना है हमको सर, कैसे सिलेबस खत्म करना है? देखिए आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हर दिन क्लास 11 के 1 या 2 सब्जेक्ट, 1 और 2 सब्जेक्ट्स आपको ठीक है पढ़ना है हर दिन। मैं नॉर्मली एक सब्जेक्ट मान के चल रहा हूं। कैसे पढ़ना है सर? देखिए आपको हर एक चैप्टर का रिवीजन करना पड़ेगा। क्विक रिवीजन मैंने लिखा है, रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग अलग चैप्टर का अलग अलग डिमांड है। अगर वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर, ठीक है, और आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, तब तो आपको फुल चैप्टर पूरा पढ़ना चाहिए, पूरा एकदम शुरू से पढ़ना चाहिए, पूरा वीडियो देखना चाहिए। अब यहाँ पे वैसे चैप्टर्स भी होंगे, इसमें अलग अलग टाइप के चैप्टर्स हैं। कुछ चैप्टर्स हैं जो आपने पढ़ लिया है और ये इतने ज़्यादा हाई वेटेज टॉपिक नहीं है या सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन उसमें ज़्यादा है, तो आप उसका 1 शॉट देख सकते हैं। आप हर चैप्टर का 1 शॉट ना देखें, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप 11th का सिलेबस भी साथ साथ पैरेलली खत्म कर सकते हैं। जो 11-12 महीने का मैंने टाइम बोला है, इसमें 3 घंटा अगर आप एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है, तो आप 11 के सिलेबस खत्म कर लोगे। तो फुल चैप्टर्स कुछ आपको पढ़ना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास 11 में बायोलॉजी की बात करूँ तो साइटोलॉजी आप समझ गए, सेल बायोलॉजी जैसे हो गई है ना, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, ये टॉपिक्स हो गए। ठीक है, कुछ हद तक एनिमल फिजियोलॉजी, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो आपका हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया। ठीक, ये सब चैप्टर्स जो है आपको टाइम देने होंगे। ठीक है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम हो गया, ये सब चैप्टर्स आपको टाइम। ठीक है, कुछ चैप्टर जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये सब जो है आप थोड़ा 1 शॉट में भी देख सकते हैं।
और अगर आपका चैप्टर हो चुका है, ऑलरेडी आपने वो चैप्टर खत्म कर लिया है, ठीक है, और आपका उस पर ग्रिप है, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपने कर लिए हैं, तो सिर्फ आप उसके नोट्स रिवाइज करते रहिए, बहुत ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बार बार लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप इन सब चैप्टर्स की लेक्चर्स ना देखिए, नोट्स ओनली देखिए और उसके साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जो कि सेकंड पॉइंट है कि हमको लगातार एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए एमसीक्यू प्रैक्टिसिंग का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एमसीक्यू प्रैक्टिसिंग जो है, ठीक है, आपको कभी भी आप सिर्फ चैप्टर पढ़ोगे तो आपको 100% एफिशिएंसी नहीं आएगा। चैप्टर पढ़ने के बाद हमको एमसीक्यू करना होता है, ठीक है, और एमसीक्यू क्वेश्चंस करने के बाद अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चंस गलत होते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस मिस्टेक हो रहा है, जो, ठीक है, जो मिस्टेक हो रहा है उसका नोट्स हमको बनाना चाहिए। उनका नोट्स, मान लीजिए 300 क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं, एमसीक्यू बुक किए हैं, 250-300 क्वेश्चंस किया है, उसमें से जो 20% क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, मान लीजिए ये 20% क्वेश्चन को आपको फिर से चैप्टर में, ठीक है, आपके नोट्स में, आपके एनसीईआरटी बुक में, आपके नोट्स में इस चीज़ को, जो चैप्टर आपने पढ़ा है वहाँ पे जाके आप उसको लेबलिंग करिए, मार्क करिए, फिर से एक और एमसीक्यू बुक प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और धीरे धीरे आपका मिस्टेक्स जो है ये 20% से 5% हो जाएगा, ठीक है, 5% हो जाएगा। अब ये 5% जो है इसको फिर आप मार्क करिए एनसीईआरटी में, धीरे धीरे आपका मिस्टेक्स कम होने लगेगा। टेस्ट दीजिए, टेस्ट में जो मिस्टेक्स हो रहा है उसको भी आप मिस्टेक नोट्स में ऐड करिए, यहाँ पे ऐड करिए, ठीक है, बुक में मार्क करिए, ठीक है। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप एनालिसिस करेंगे आपका चैप्टर जो है, ठीक है, एनालिसिस करके आपका चैप्टर पे 100% एफिशिएंसी जो है वो आपकी आ जाएगी, ठीक है, 100% एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यही पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं जनरली। तो एमसीक्यू प्रैक्टिसिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, एमसीक्यू प्रैक्टिसिंग आप जरूर करें। उसके बाद आते हैं कि सर क्लास 12 का तो टेस्ट दे ही रहे हैं, क्लास 11 का भी आपको टेस्ट देना है, चाहे आप ऑनलाइन दीजिए चाहे आप ऑफलाइन दीजिए, ठीक है, जहां से आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं एक ऑथेंटिक सोर्स से देखिए, किसी का भी वन शॉट जो है, ठीक है, यूट्यूब पे कोई भी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हैं, दीदी भैया, उनसे आप, ठीक है, बचिए थोड़ा सा, ठीक है। तो टेस्ट आपको देना पड़ेगा, टेस्ट आप नहीं दोगे तो उस चैप्टर में कितना एफिशिएंसी आपका आ रहा है वो आपको नहीं पता चलेगा। तो आपको रेगुलरली क्लास 11 का भी टेस्ट देते रहना है। एवरी संडे मैंने लिखा है, वो बाई कन्वीनियंस, जिस दिन आपका कोचिंग या स्कूल ऑफ रहता है उस दिन आप टेस्ट दीजिए। मिस्टेक नोट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, ठीक है, मिस्टेक नोट्स जो है आपको वो बनाना पड़ेगा, ठीक है, और उसको अपने एक नोटबुक में लिख के रखिए, अपने एनसीईआरटी बुक में और नोट्स में भी उन पॉइंट्स को हाईलाइट करिए जो आपके टेस्ट में गलत हुए हैं, जो आपके एमसीक्यू बुक में गलत हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज आफ्टर मेकिंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर, एमसीक्यू प्रैक्टिस, देन टेस्ट, गिविंग टेस्ट, ठीक है, इन सब के बाद हम क्या करते हैं, नोटबुक बनाते हैं, नोटबुक एक बना रहे हैं और चैप्टर का एक फॉर्मूला सीट या एक एक्सट्रैक्ट या माइंड मैप जो है वो भी आप बना के रखिए, क्योंकि जब आप एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में मूव करेंगे, क्लास 12 के लिए तो ये चीज़ आप बनाएंगे, क्लास 11 के लिए भी बनाइए कि एक चैप्टर से सर मैं सेल डिवीजन पढ़ के मैं बायोमोलिक्यूल में मूव कर गया तो मैं सेल डिवीजन धीरे धीरे भूल जाऊंगा और कुछ और चैप्टर जब हो जाएंगे तब तो मैं पूरा ही भूल जाऊंगा। तो ऐसा मत करिए आप। फिर जब न्यू चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो पुराने चैप्टर्स को भी 10-15 मिनट में आप रिवाइज करिए। तो 10-15 मिनट में कैसे रिवीजन हो सकता है सर, वो तो पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए ये चीज़ें काम आती हैं, ठीक है। माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स, ये जो मिस्टेक्स नोटबुक है, ठीक है, माइंड मैप से क्या होता है आपको पूरे चैप्टर का एक समरी मिल जाता, और मिस्टेक्स नोटबुक जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिससे आपको पता चलता है कि आपका चैप्टर में कहाँ कहाँ कौन कौन सा पॉइंट जो है लैग है। तो आप मान के चलिए कि हम अगर ये समझ लें कि एक साल में, ठीक है, एक साल में अगर हम बोलें कि 52 हफ्ते होते हैं, अभी मान लो 45-50 हफ्ते, ठीक है, बाकी होंगे, ठीक है। तो उसमें से आपको क्लास 11 का भी
क्लास 11 को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी आपके फिजिक्स में, बायोलॉजी में 15, 16, 70 चैप्टर, अब 15 इंटू 3 में एवरेज ले ले रहा हूँ, 45 चैप्टर्स के आसपास आपके क्लास 11 में हैं। क्लास 11 में 45 चैप्टर आपके हैं। ठीक है सर, बीच बीच में हमारे टेस्ट हैं, सेमेस्टर वाइज टेस्ट हैं, मेजर टेस्ट है, आप कैसे ये बता रहे हो? तो इसलिए मैं आपको ये भी बोला कि बहुत सारा आपका चैप्टर हुआ भी होगा, ये भी आप सोचो बहुत सारे चैप्टर आपके अच्छे होंगे जो क्विकली कवर अप हो जाएंगे। कुछ फिजिक्स के चैप्टर में सर ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, कहीं पे कम भी टाइम लग सकता है, कभी कभी मैं ये रूटीन फॉलो नहीं हुआ, क्लास 11 के लिए टाइम नहीं निकाल पाया, ठीक है सर, क्लास 12 का प्रोजेक्ट लिख रहा था, बहुत सारे काम हो सकते हैं, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें कवर अप हो जाती हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर्स आपको ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, वो बहुत जल्दी क्विकली रिवाइज हो जाएंगे। उन सब के मैंने जैसे कि आपको बोला कि अगर उतना हाई वेटेज टॉपिक नहीं है तो आप वन शॉट देख लो, या उसकी भी जरूरत नहीं हो तो आप उसको भी नहीं भी देख सकते, या वन शॉट देख के मेनली आप अपने नोट्स पे फोकस करिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग करिए। ठीक है, तो ऐसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लास 11 खराब होने के बाद लास्ट आके क्लास 11 में थोड़ा सा पिकअप किया और क्लास 12 के एकदम स्टार्टिंग से ही उन्होंने बहुत हाई पिकअप पकड़ा, और वो जो है ठीक है क्लास 12th में या तो ये एग्जाम क्लियर कर देते हैं या फिर एकदम क्लोज चले जाते हैं, बहुतों का तो बहुत अच्छा रैंक भी आ जाता है। ऑब्वियसली आप ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं ला सकते, ठीक है, अगर आपने क्लास 11 एकदम अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है, 40-50% सिलेबस ही आपका कवर अप हुआ है, लेकिन अब बहुत अच्छा कॉलेज सिक्योर कर सकते हैं, आप एम्स या IIT में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप फॉलो करिए कि टाइम जो है अभी भी है, ठीक है, जब जाओ तभी सवेरा। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करिए।